नमस्कार। आज हम खगोल विज्ञान के एक कह सकते हैं काफी दिलचस्प कोने में झांक रहे हैं, श्वेत बौना तारा यानी व्हाइट ड्वार्फ स्टार। जब तारों के अंत की बात आती है ना, तो अक्सर वो ब्लैक होल या सुपरनोवा जैसे बड़े नाटकीय नाम ही ध्यान में आते हैं। लेकिन हमारे पास जो ये पुस्तक सारांश है, वो एक थोड़ी अलग कहानी कहता है, शायद ज्यादातर तारों के लिए ज्यादा आम अंजाम की कहानी। तो आज हम समझेंगे कि ये श्वेत बौने तारे क्या हैं, कैसे बनते हैं और खगोल विज्ञान के लिए जरूरी क्यों हैं। अजीब लगता है सोच के कि एक तारा जो अरबों साल चमका, वो अपने आखिरी पड़ाव पर भी ब्रह्मांड के कितने राज छुपाए बैठा है। चलिए इन तारकीय अवशेषों की दुनिया को थोड़ा और जानते हैं। और हाँ, इस सफर में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ भी हैं, जो इन थोड़ी जटिल बातों को आसान बनाने में मदद करेंगी। तो शुरू कहां से करें? सबसे पहले ये कि ये श्वेत बौना तारा आखिर चीज क्या है। नाम में बौना है, तो क्या ये मतलब छोटा मोटा कुछ है? देखिए, बौना शब्द यहाँ सिर्फ आकार के लिए है, महत्व के लिए नहीं। असल में श्वेत बौना हमारे सूर्य जैसे मतलब मध्यम आकार के जो तारे होते हैं ना, उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। जब ऐसे तारे के अंदर का ईंधन जैसे हाइड्रोजन, हीलियम वो जलकर खत्म हो जाता है, तो फिर अंदर से बाहर की तरफ जो दबाव बनता है ना, वो खत्म हो जाता है और तब गुरुत्वाकर्षण वो हावी हो जाता है। वो तारे के बाहरी हिस्से को तो छोड़ देता है, पर जो उसका बीच का हिस्सा है, कोर, उसे बहुत बेरहमी से सिकोड़ देता है। जो बचता है ना, वो दबा हुआ बेहद घना कोर, वही श्वेत बौना है। कह सकते हैं कि ये तारे का वो दिल है जो अब धड़क नहीं रहा, उसमें ऊर्जा नहीं बन रही। बेहद घना, ये शब्द तो कई बार सुना है, लेकिन यहाँ बेहद से मतलब कितना घना है? वो सारांश में एक आंकड़ा था, उसे पढ़कर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। हाँ, वो आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। वो इसकी सघनता को दिखाता है। आप सोचिए, श्वेत बौने तारे का पदार्थ अगर आप सिर्फ एक चाय का चम्मच भर लें, तो उसका वजन कई हाथियों के बराबर हो सकता है, मतलब कई टन। एक चम्मच, कई टन, ये तो मतलब हमारी रोज की समझ से बिल्कुल बाहर है। ये कैसे हो सकता है? कोई चीज इतनी कैसे सिकुड़ सकती है? हाँ, ये इसलिए हो पाता है क्योंकि श्वेत बौने तारे में जो पदार्थ है ना, वो एक बहुत ही अजीब सी अवस्था में होता है। उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट मैटर। अब देखिए, आम पदार्थ में परमाणुओं के बीच काफी खाली जगह होती है ना? हाँ, होती है। पर श्वेत बौने के अंदर गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि वो परमाणुओं को मानो कुचल देता है, इलेक्ट्रॉनों को उनके नाभिक के बहुत बहुत पास धकेल देता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो एक क्वांटम नियम के तहत एक दूसरे को और पास आने से रोकते हैं, एक तरह का दबाव बनाते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर कहते हैं। यही दबाव गुरुत्वाकर्षण को तारे को और ज्यादा पिचकने से रोकता है और इसी वजह से श्वेत बौना स्थिर रहता है। पर नतीजा ये होता है कि पदार्थ इतना ज्यादा घना हो जाता है कि यकीन करना मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइज में ये बहुत बड़ा नहीं होता होगा फिर? बिल्कुल नहीं, यही तो अजीब बात है। श्वेत बौने का वजन यानी द्रव्यमान तो हमारे सूर्य के बराबर या थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसका आकार वो सिकुड़कर हमारी पृथ्वी जितना हो जाता है। सोचिए, सूर्य जितना सारा सामान पृथ्वी जितनी छोटी सी जगह में। यही है श्वेत बौने का घनत्व। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पदार्थ कैसी कैसी अवस्थाओं में रह सकता है और गुरुत्वाकर्षण कितना शक्तिशाली हो सकता है। समझ गया। तो ये इतने घने अवशेष हैं तारे के, पर ये बनते कैसे हैं? मतलब एक बड़ा सा चमकता तारा जैसे हमारा सूरज, वो अचानक इतना छोटा कैसे हो जाता है? क्या ये धीरे धीरे होता है या एकदम? ये एक धीमी प्रक्रिया है, अरबों साल लगते हैं इसमें। जब सूर्य जैसा कोई तारा, जिसका वजन सूरज के वजन का करीब 1 से 8 गुना हो, अपने कोर की सारी हाइड्रोजन जलाकर हीलियम में बदल देता है, तो कोर सिकुड़ने लगता है और गर्म हो जाता है। इस गर्मी से बाहरी परतें फैलने लगती हैं। इस स्टेज पर तारा फूलकर एक बहुत बड़ा लाल दानव या रेड जाइंट बन जाता है। ये इतना बड़ा हो सकता है कि अगर हमारा सूर्य लाल दानव बने, तो वो बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी को भी निगल जाए। ये तारे की जिंदगी का एक बहुत ही मतलब फैलाव वाला दौर होता है। लाल दानव, बाप रे। मतलब उस टाइम ये बहुत बड़ा और लाल दिखेगा। पर श्वेत बौना तो छोटा और सफेद होता है, तो लाल दानव से ये श्वेत बौने तक का सफर कैसे पूरा होता है? हाँ, तो
लाल दानव बनने के बाद ना तारा थोड़ा अस्थिर सा हो जाता है। उसकी जो बाहरी परतें हैं जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है वो धीरे धीरे अंतरिक्ष में फैलने लगती हैं और ये फैलती हुई गैसें अक्सर बहुत सुंदर चमकती हुई आकृतियां बनाती हैं। खगोलविद इन्हें ग्रहीय न्याहारिका या प्लैनेटरी निबुला कहते हैं। वैसे नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इनका ग्रहों से कोई लेना देना नहीं होता, बस पुरानी दूरबीन से ग्रहों जैसे दिखते थे शायद। अच्छा, तो वो जो रंगीन गैस के खूबसूरत बादल हम तस्वीरों में देखते हैं, वो असल में मरते हुए तारों की बाहर निकली हुई परतें होती हैं। बिल्कुल, वो एक तरह से तारे का आखिरी अलविदा होता है। जैसे ही ये बाहरी परतें पूरी तरह फैल जाती हैं, पीछे सिर्फ तारे का वो बेहद गर्म और घना कोर बच जाता है, और बस यही कोर श्वेत बौना तारा है। तो लाल दानव का वो विशाल आकार और फिर प्लैनेटरी नेबुला का वो फैलाव, ये दोनों ही श्वेत बौने के जन्म की कहानी का हिस्सा है। और इसी पॉइंट पे तारे में वो एनर्जी बनना बंद हो जाती है, जैसे आपने पहले बताया था, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, आम तारे जैसे हमारा सूर्य, वो अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हैं, फिर भारी तत्व बनाते हैं। इसी से ऊर्जा पैदा होती है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसी से वो अरबों साल तक चमकते हैं। लेकिन श्वेत बौने तारे के कोर में या तो फ्यूजन के लिए ईंधन खत्म हो चुका होता है, या फिर वहाँ तापमान और दबाव इतने ही नहीं होते कि कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों का फ्यूजन शुरू हो सके। वो बहुत बड़े तारों में होता है। तो श्वेत बौने में कह सकते हैं फ्यूजन की भट्टी बुझ जाती है। वो अब कोई नई ऊर्जा नहीं बना रहा, वो बस वो जो बनने के टाइम गर्मी थी ना, उसी बची हुई गर्मी को धीरे धीरे अंतरिक्ष में रेडिएट कर रहा है, खो रहा है। आप इसे ब्रह्मांड का एक अंगारा समझ सकते हैं जो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो ये बेहद घने हैं, इनमें फ्यूजन नहीं होता और ये बस ठंडे हो रहे अंगारे हैं। सुनने में तो लगता है कि बड़े शांत और शायद थोड़े बोरिंग से पिंड होंगे, लेकिन इनकी कुछ और खासियतें भी तो होंगी। जैसे हमारे स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में ये बिल्कुल ठंडे नहीं होते। सारांश में था कि शुरू में ये बहुत बहुत गर्म होते हैं, लगभग 100,000 केल्विन या उससे भी ज्यादा। ये तो हमारे सूर्य की सतह के तापमान से, जो करीब 6000 केल्विन है, उससे कहीं ज्यादा है। शायद इसीलिए इनको श्वेत यानी सफेद कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। इनके नाम में श्वेत शब्द इनके शुरू के बहुत ज्यादा तापमान की वजह से ही है। जब कोई चीज इतनी गर्म होती है तो वो तेज सफेद या नीले सफेद रंग की रोशनी छोड़ती है। ये जबरदस्त गर्मी उनके बनने की प्रक्रिया का नतीजा है, जब कोर सिकुड़ा था और बाहरी परतें निकली थीं। लेकिन जैसा हमने कहा, ये लगातार ऊर्जा खो रहे हैं। फोटॉन के रूप में ये गर्मी अंतरिक्ष में जाती रहती है, तो समय के साथ ये धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं। इनका रंग भी बदलता है, सफेद से पीला, फिर नारंगी और फिर लाल, जैसे जैसे तापमान गिरता है। अच्छा, तो ये हमेशा श्वेत नहीं रहते, ये धीरे धीरे ठंडे होकर रंग बदलते जाते हैं। और आखिर में क्या होता है? क्या ये पूरी तरह बुझ जाते हैं? सैद्धांतिक रूप से हाँ, अरबों खरबों साल बाद, मतलब बहुत ही लंबे समय के बाद, एक श्वेत बौना इतना ठंडा हो सकता है कि वो कोई दिखने वाली रोशनी या कोई और खास रेडिएशन ना छोड़े। तब वो पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगा। इस काल्पनिक अवस्था को काला बौना या ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। काला बौना एक मरा हुआ ठंडा अदृश्य तारा। क्या ब्रह्मांड में हैं ऐसे काले बौने? हमें दिखते क्यों नहीं? यहीं पर एक बहुत ही मजेदार बात है जो हमारे स्रोत में भी बताई गई है। आज तक पूरे ब्रह्मांड में एक भी काला बौना नहीं बना है। एक भी नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि श्वेत बौने को पूरी तरह ठंडा होकर काला बौना बनने में जो टाइम लगता है ना, वो बहुत बहुत लंबा है, शायद खरबों साल या उससे भी ज्यादा। और हमारा ब्रह्मांड अभी उतना बूढ़ा हुआ ही नहीं है। ब्रह्मांड की उम्र अभी करीब 13.8 अरब साल ही तो है। ये बहुत लंबा टाइम है, लेकिन काले बौने बनने के लिए जितना चाहिए उससे बहुत कम है। मतलब जो सबसे पुराने श्वेत बौने हैं, जो शायद ब्रह्मांड के शुरू में बने होंगे, वो भी आज तक इतने ठंडे नहीं हुए हैं कि अदृश्य हो जाएं। वो अभी भी बहुत धीमे धीमे चमक रहे होंगे, शायद गहरे लाल रंग में। ये बात हमें न सिर्फ श्वेत बौनों की उम्र का अंदाजा देती है, बल्कि ब्रह्मांड कितना विशाल है समय के पैमाने पर, इसका भी एहसास कराती है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जो अभी भी तारों के हिसाब से देखें तो काफी जवान है। ये तो कमाल की बात है। तो ये श्वेत बौने
एक तरह से यूनिवर्स की घड़ियां भी हैं जो हमें उसकी उम्र का इशारा दे रही हैं। यहीं से शायद ये सवाल भी उठता है कि इन मरते हुए धीरे धीरे ठंडे होते तारों को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? इनका क्या महत्व है? ये तो बस तारे के खत्म होने का निशान लगते हैं। हाँ, ये सोचना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन श्वेत बौने सिर्फ अंत का निशान नहीं है, वो खगोल विज्ञान के लिए जानकारी का खजाना है। इन्हें पढ़ना कई वजहों से बहुत जरूरी है। ये सिर्फ तारकीय कब्रिस्तान नहीं है, ये ब्रह्मांड को समझने की प्रयोगशालाएं हैं, कह सकते हैं। पहली वजह तो वही है जिसका हमने अभी जिक्र किया। ये हमें तारकीय विकास मतलब स्टेलर एवोल्यूशन को समझने में मदद करते हैं। ये दिखाते हैं कि हमारे सूर्य जैसे अरबों खरबों तारे अपनी जिंदगी कैसे खत्म करते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में कम वजन वाले तारे ही सबसे ज्यादा हैं, तो श्वेत बौने तारों के जीवन के सबसे आम अंत में से एक है। इनको समझकर हम ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े हिस्से का भविष्य समझते हैं। ठीक है, तो तारों की लाइफ साइकिल का अंत समझने के लिए ये जरूरी है। और आपने वो यूनिवर्स की उम्र वाली बात भी कही थी। हाँ, वो दूसरी जरूरी बात है, क्योंकि हमें फिजिक्स के नियमों से पता है कि श्वेत बौने किस रफ्तार से ठंडे होते हैं, ये उनके वजन और वो किस चीज से बने हैं इस पर निर्भर करता है। तो वैज्ञानिक सबसे पुराने और सबसे ठंडे दिखने वाले श्वेत बौनों को खोजकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सबसे पुराने श्वेत बौने जरूर ब्रह्मांड की शुरुआती तारों के बचे हुए हिस्से होंगे। उनकी उम्र से हमें ब्रह्मांड की कम से कम कितनी उम्र है इसका एक अलग तरीके से अंदाजा मिलता है। ये तरीका यूनिवर्स के फैलने की रफ्तार, जिसे हबल कांस्टेंट कहते हैं, उससे निकाली गई उम्र के अनुमानों को कंफर्म करने या और बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ये बूढ़े तारे हमें कायनात की उम्र के बारे में सुराग देते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। और हमारे स्रोत में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज का जिक्र था, टाइप 1a सुपरनोवा। ये क्या बला है और श्वेत बौनों से इसका क्या लेना देना है? ये सुपरनोवा तो तारों के धमाके होते हैं ना? हाँ, टाइप आई सुपरनोवा ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर धमाकों में से एक है और इनका सीधा ताल्लुक श्वेत बौनों से है। पर ये उन बड़े तारों के कोर कोलैप्स वाले सुपरनोवा से अलग होते हैं जिनसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे बनते हैं। टाइप आई सुपरनोवा तब होता है जब एक श्वेत बौना तारा किसी पास वाले साथी तारे के साथ एक बाइनरी सिस्टम में हो, मतलब दो तारे एक दूसरे का चक्कर काट रहे हो। अगर ये दोनों तारे काफी पास हों तो श्वेत बौने का ताकतवर गुरुत्वाकर्षण अपने साथी तारे से पदार्थ, खासकर हाइड्रोजन और हीलियम, खींचना शुरू कर सकता है। अरे, तो श्वेत बौना अपने पड़ोसी तारे से गैस चुराने लगता है? हाँ, बिल्कुल। ये गैस श्वेत बौने की सतह पर गिरती है और जमा होती जाती है। धीरे धीरे श्वेत बौने का वजन बढ़ता जाता है। जब उसका वजन एक खास लिमिट तक पहुंच जाता है, जिसे भारतीय खगोल शास्त्री सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के नाम पर चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, और ये हमारे सूर्य के वजन का करीब 1.4 गुना है, तो श्वेत बौने के अंदर दबाव और तापमान अचानक इतने बढ़ जाते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का बेकाबू न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। यानी वो फ्यूजन जो पहले बंद हो चुका था वो फिर से भड़क उठता है। हाँ, लेकिन इस बार कंट्रोल में नहीं, बल्कि एक जबरदस्त भयंकर थर्मोन्यूक्लियर धमाके के तौर पर। पूरा का पूरा श्वेत बौना तारा कुछ ही सेकंड में फट जाता है। यही है टाइप IA सुपरनोवा। बाप रे, तो श्वेत बौने हमेशा शांति से ठंडे नहीं होते, कुछ इस तरह भयानक तरीके से भी पड़ सकते हैं। लेकिन खगोल विज्ञान के लिए इनका क्या महत्व है? इनका महत्व बहुत ज्यादा है। टाइप IA सुपरनोवा की सबसे खास बात यह है कि ये सभी लगभग एक जैसी चमक के साथ फटते हैं। क्योंकि ये धमाका हमेशा उसी 1.4 सोलर मास की लिमिट पर होता है, तो जो ऊर्जा निकलती है वो भी लगभग हमेशा बराबर होती है। इसलिए खगोलवेद इन्हें मानक मोमबत्ती या स्टैंडर्ड कैंडल्स कहते हैं। सोचिए, अगर आपको पता हो कि एक मोमबत्ती असल में कितनी रोशनी देती है, तो आप उसे दूर से देखकर बता सकते हैं कि वो कितनी दूर है। जितनी धुंधली दिखेगी उतनी दूर होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। ठीक इसी तरह, क्योंकि हमें टाइप IA सुपरनोवा की असली चमक पता है, हम पृथ्वी से उनकी दिखने वाली चमक को नापकर ये हिसाब लगा सकते हैं कि वो हमसे कितनी दूर है। अच्छा, तो इनकी मदद से हम ब्रह्मांड में दूरियां नाप सकते हैं? हाँ,
और वो भी बहुत बहुत ज्यादा दूरियां। टाइप ए सुपरनोवा इतने चमकदार होते हैं कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगाओं में भी दिख जाते हैं। इन्हीं की मदद से खगोलविदों ने 1990s के दशक के आखिर में वो चौंकाने वाली खोज की थी कि ब्रह्मांड का विस्तार न सिर्फ हो रहा है बल्कि तेजी से हो रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, जिसे अब डार्क एनर्जी नाम की रहस्यमयी ताकत से जोड़ा जाता है। तो ये मरे हुए तारे हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने में मदद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये श्वेतबोना तारा सिर्फ एक तारे का अंतिम संस्कार नहीं है, ये एक बहुत ही घना धीरे धीरे ठंडा होता हुआ अवशेष है, पृथ्वी जितना छोटा पर सूरज जितना भारी, और जिसके एक चम्मच का वजन कई टन हो सकता है। और ये हमें तारों की जिंदगी का अंत समझने में मदद करता है, यूनिवर्स की उम्र का अंदाजा लगाने का एक तरीका देता है, और टाइप IA सुपरनोवा के रूप में ये हमें यूनिवर्स की विशाल दूरियां नापने और उसके फैलाव जैसी बड़ी खोजों तक ले जाने वाली मानक मोमबत्तियां भी देता है। ये तो वाकई में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बिल्कुल सही कहा आपने। श्वेत बौना तारे के अंत का निशान होने के साथ साथ खगोल विज्ञान के लिए एक नई जानकारी का एक बहुत कीमती जरिया भी है। वो हमें दिखाते हैं कि तारे कैसे मरते हैं, और साथ ही हमें ब्रह्मांड के पैमाने, उसकी उम्र और शायद उसके भविष्य के बारे में भी जरूरी सुराग देते हैं। ये ब्रह्मांड की इस शानदार कहानी का एक जरूरी और बहुत जानकारी देने वाला चैप्टर है। जाते जाते एक सवाल दिमाग में आ रहा है जिस पे शायद सुनने वाले भी सोचना चाहें। हमने बात की कि आज तक कोई श्वेत बौना ठंडा होकर काला बौना नहीं बना है, क्योंकि यूनिवर्स अभी उतना पुराना नहीं हुआ। लेकिन सोचिए, बहुत दूर के भविष्य में, खरबों खरबों साल बाद, जब पहले काले बौने सच में बनेंगे, तब वो ब्रह्मांड कैसा दिखेगा? क्या तब तक नए तारे बनना बंद हो चुके होंगे? क्या गैलेक्सीज वैसी ही दिखेंगी जैसी आज हैं, या वो भी धुंधली पड़ चुकी होंगी? उन पहले काले बौनों का बनना शायद ब्रह्मांड के आखिरी ठंडे, अंधेरे और बहुत अलग दिखने वाले भविष्य की तरफ पहला कदम होगा। ये सोचना ही कितना विस्मयकारी है। इस गहरी और रोचक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।